नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज का जो टाइटल है हमारा वो देख के आप थोड़ा चौंके होंगे कि इतिहास विषय में और लिटरेचर वगैरह में ये हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग एक ऐतिहासिक विश्लेषण, ये टॉपिक कैसे आ गया। तो मित्रों, समकालीन इतिहास के विषय में अगर हम जानना चाहते हैं तो उसको जानने के लिए सिनेमा भी जो है वो एक माध्यम है और बड़ा सशक्त माध्यम है, क्योंकि सिनेमा जो है वो केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं है बल्कि अपने समय की जो सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, जो दुख दर्द होते हैं, उनको व्यक्त करने का भी एक बड़ा ही सशक्त माध्यम है। तो आइए हम चर्चा करते हैं हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग, एक ऐतिहासिक विश्लेषण। तो मित्रों, स्वर्ण युग हम क्यों कहते हैं? स्वर्ण युग इसलिए हम कहते हैं किसी युग को क्योंकि जब हमें विशेष रूप से बहुत सारे क्षेत्रों में बदलाव दिखाई देता है। तो ऐसे ही सिनेमा में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सिनेमा की टेक्निक होती है, कहानी होती है, पटकथा होती है, डायलॉग्स होते हैं, साथ ही साथ जो समाज का जो समकालीन समाज है उसका चित्रण उसमें किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से सिनेमा जो है वो लोगों से कनेक्ट करता है, किस प्रकार लोगों का जुड़ाव उसके साथ होता है। तो इन सब बातों के आधार पर उसमें गीत कैसा है, संगीत कैसा है, म्यूजिक कैसा है, बहुत सारी बातें होती हैं सिनेमा से संबंधित, जिनके आधार पर हम किसी युग को स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं। तो आइए हम इस पे चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, मुख्यतः 1940, 50 और 60 का जो दशक था उसको भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग माना जाता है। संभवतः इसलिए कि स्वतंत्र उत्पादन की नई प्रणाली ने स्टूडियो प्रणाली के जो कि स्टूडियो प्रणाली की तुलना में अधिक लचीली थी। हालांकि निर्माता अक्सर सूत्र या फार्मूला का उपयोग करके, जैसे संगीत, नृत्य आदि सामग्रियां, जोखिम को कम करने की कोशिश करते थे और समय के साथ साथ शैलियों में बदलाव भी होता गया। तो इससे एक बात स्पष्ट है कि 1940, 50 और 60 के दशक में जो है सिनेमा में बदलाव आ रहा था। उसके पहले हम ये देखते हैं कि जो फिल्में होती थी वो अधिकतर फिल्में ब्लैक एंड वाइट तो होती ही थी। बोलती हुई फिल्में जो है वो बनना प्रारंभ हुआ। उसके पहले जो मूक फिल्में बना करती थी। तो आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि रंगीन फिल्में भी बनने लगी। संगीत, नृत्य वगैरह जो है, जो कि सिनेमा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, उसमें भी बहुत परिवर्तन आया और धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि बहुत सारे अच्छे अच्छे पार्श्व गायक वगैरह जो है उभर कर के सामने आए। बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स वगैरह आए जिन्होंने सिनेमा के माध्यम से संगीत को नई ऊंचाइयां प्रदान की। बहुत सारे ऐसे गीत लेखक थे जिन्होंने समय और परिस्थिति के अनुसार सिनेमा में सीन की मांग के अनुसार बहुत सुंदर सुंदर गीत वगैरह लिखे। तो इस तरह से समय के साथ शैलियों में काफ़ी बदलाव आया। आज़ादी से पहले फिल्म निर्माण अनिवार्य रूप से एक विशिष्ट वर्ग का व्यवसाय था, जो थिएटर के विकल्प के रूप में मनोरंजन की दिशा में उठाया गया कदम था। पहले क्या था? पहले सिनेमा कम था, थिएटर ज़्यादा होता था, तो सिनेमा उसका एक विकल्प था। बहुसंख्यक जनता की भावनात्मक आकांक्षाएं पौराणिक कहानियों, पोशाकों, नाटकों, सामाजिक हास्य, संगीत और अपराध थ्रिलर्स आदि में अच्छी तरह से प्रतिबिंबित हुई, जिनका बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास की जो सपनों की फैक्ट्रियों में मंथन किया गया था, ड्रीम फैक्ट्रीज में। तो जब अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए, यानी कि भारतवर्ष आज़ाद हो गया, तब सिनेमा ने एक अलग वर्ग चरित्र का दर्जा, जिसे कहते हैं कि एक अलग, अंग्रेजी में कहें तो एक अलग क्लास कैरेक्टर का जो दर्जा हासिल कर लिया। पूंजीपति वर्ग,
प्रमुख जोड़ तोड़ करने वालों के रूप में उभरा, जिसमें विविध प्रकार के व्यापारी, साहूकार, तस्कर, भ्रष्टाचार फैलाने वाले और मध्यम वर्ग से नवधनाढ्य अर्ध साक्षर लोग शामिल थे। साथ में उन्होंने स्वयं को तेजी से बढ़ते श्रमिक वर्ग को संबोधित किया, जो मनोरंजन के इस आवश्यक शहरी साधन के लिए बुनियादी दर्शक बन गए। तो मित्रों, हम ये देखते हैं कि आज़ाद जब हुआ भारत, तो भारत के आज़ाद होने के बाद लोगों ने ये सोचा था कि अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे सारे कष्ट, हमारे सारे दुख दर्द वगैरह जो है वो दूर हो जाएंगे, मिट जाएंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, एक वर्गविहीन समाज का निर्माण होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वास्तव में देखा जाए तो एक राजनेता, पूंजीपति और पत्रकार, तो ये सब लोग जो है इनका एक नेक्सस बन गया और भ्रष्टाचार जो है वो अपने चरम सीमा पे पहुंचने लगा। तो ऐसी स्थिति में जो समाज था उसमें एक हलचल मची हुई थी, खलबली मची हुई थी। हम ये देखते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश के आज़ाद होने के बाद देश का बंटवारा भी हो गया था, बहुत सारे लोग विस्थापित हो गए थे, बहुत सारे लोग जो है भारत के लोग जो है पाकिस्तान के में चले गए, पाकिस्तान के लोग इधर आ गए, जो तो उनके रिहेबिलिटेशन वगैरह की समस्या थी। तो तमाम तरह की परेशानियां थी। भारत को अंग्रेजों के जाने के बाद नए सिरे से जो है भारत का पुनर्निर्माण करने की समस्या थी। तो इन सब बातों की झलक हमें उस काल की फिल्मों में भी दिखाई देती हैं। मित्रों, स्वर्ण युग क्यों कहते हैं इसको, हम इस पे हम चर्चा कर लें। स्वतंत्रता के बाद के काल में नई लहर के सिनेमा का उदय हुआ, जिसे स्वर्णिम काल कहा जाता है। 40 और 50 के दशक में सामाजिक प्रतिरोध के दशक थे। ये दशक जो है यह अशांति प्रधान युग था। जैसे हमने कहा कि देश का बंटवारा हो गया था और सांप्रदायिक दंगे वगैरह से ग्रस्त हो गया था देश, बहुत सारे लोग बेघर बार हो गए थे, तो सर्वत्र अशांति व्याप्त थी। अंग्रेजों ने भारत को बहुत बुरी हालत में छोड़ा। शोषण और औद्योगिकरण से उत्पन्न आपदा ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बेरोजगारी, गरीबी, पिछड़ेपन, विस्थापन, असमानता, अन्याय आदि से पीड़ित कर दिया। तो ऐसी चिंताएं उस समय के साहित्यकारों द्वारा अपने साहित्य में विशेष रूप से प्रकट की गई। तो इस भयानक स्थिति ने फिल्म जगत के विचारकों और लेखकों को मधुर सामाजिक वर्गों और मेलोड्रामा के साथ आने का अवसर दिया। तो इस प्रकार यह स्पष्ट था कि हमारी फिल्में समसामयिक परिवेश के आधार पर विभिन्न स्तर के सामाजिक सरोकारों को प्रतिबिंबित करती थी। शुरुआत में कुछ बड़े बैनर्स थे सिनेमा के, जैसे प्रभात टाकीज था, बॉम्बे टाकीज था, न्यू थिएटर्स था। बाद में नवकेतन, आर.के. बैनर्स, बी.आर. फिल्म्स और प्रोडक्शंस, तो इन सब ने व्यापक दर्शकों के सभी वर्गों के लिए गंभीर लेकिन मनोरंजक फिल्में बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई। 1940 से 1950 का दशक जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था। इस दशक में संसार द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से जूझ रहा था। इसी दौरान 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के उपरांत भारत को सदियों की दास्ता से स्वतंत्रता प्राप्त हुई और वह दशक पूरे भारत में सिनेमेटोग्राफी के लिए एक महत्वपूर्ण दशक था। इस अवधि के दौरान वी शांताराम, चेतन आनंद, सोहराब मोदी और के अब्बास द्वारा कुछ यादगार फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया गया। तो इस कालखंड में भाषा कौशल पर अधिक जोर दिया गया। संवाद लेखकों और गीतकारों की विशेष रूप से बहुत मांग थी। मधुर गीत और संगीत फिल्म उद्योग का एक अभिन्न अंग बन गए। दरअसल 50 और 60 के दशक में कुछ बेहद सम्मानित और महान निर्देशकों, पार्श्व गायकों, संवाद लेखकों और गीतकारों का उदय हुआ, जिन्होंने फिल्मों को एक अलग मोड़ पर पहुंचाया। ये वे दशक थे जो उभरती हुई नई तकनीकों के साथ प्रयोगों और नवाचारों के लिए जाने जाते थे। नए नए इनोवेटिव्स किए जाते थे। जो डायरेक्टर्स वगैरह थे वो सब बहुत इनोवेटिव थे। मुख्य आकर्षणों में सेट और वेशभूषा, एक्शन सीक्वेंस, रोमांच और सितारों की प्रस्तुति, भव्य शानदार संवाद, गीत और नृत्य का अनुक्रम, कॉमेडी, सामाजिक सुधार और विशेष प्रभाव, या जिसे हम कहते हैं
स्पेशल इफेक्ट्स, खास करके जो धार्मिक फिल्में वगैरह बनती थी उनमें जो है स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो भारतीय फिल्म उद्योग में व्यावसायीकरण का दौर शुरू हो गया और बम्बई मूल रूप से हिंदी फिल्मों का व्यावसायिक केंद्र बन गया था। कुछ बड़े डायरेक्टर्स थे जैसे महबूब खान, बिमल राय, गुरुदत्त, राज कपूर। तो ये लोग 1940 से 1950 के दशक की सेल्यूलाइड दुनिया के एक अजेय टाइटन के रूप में उभरे, जिन्होंने भ्रम और कल्पना के विचित्र मिश्रण के माध्यम से लाखों लोगों के जुनून का मार्गदर्शन किया। 1950 के दशक के मध्य में सत्यजीत रे ने बंगाली साहित्य, स्थानों और सांस्कृतिक परिवेश के माध्यम से यथार्थवाद के एक ब्रांड का प्रयोग किया, जिसने अलगाव के ब्रेख्तियन उपकरणों के माध्यम से दर्शकों की सामूहिक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने की कोशिश की। तो इन संवेदनशील कलाकारों ने कोड और मिथकों के अलग अलग सेटों का उपयोग करके अपने माध्यम के प्रति अधिक सम्मान प्रदर्शित किया, जबकि प्रत्येक ने समझाने या उजागर करने का प्रयास करने के बजाय अपने समय के सामाजिक संघर्षों को समझने की कोशिश की। जैसे सत्यजीत राय जो थे वो कहा करते थे कि मेरा लक्ष्य सिनेमा को नाटकीयता से मुक्त करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे निर्देशक थे। कुछ निर्देशकों द्वारा कुछ प्रमुख फिल्मों में कलर या रंग के साथ साथ कुछ प्रयोग किए गए ताकि उनकी फिल्मों में कुछ विशेष प्रकार की वास्तविक कल्पना की जा सके और साथ ही उनके कलात्मकता, कौशल, रोशनी, दृश्य प्रभावों को दर्शाया जा सके। उन दिनों ईस्टमैन कलर का प्रयोग प्रमुख था। वी शांताराम की झनक झनक पायल बाजे 1956 में आई, जो कि पूरी तरह से भारतीयों द्वारा बनाई गई पहली रंगीन फिल्म थी। अपने भव्य नृत्य समूह और मनमोहक दृश्यों के साथ चमकदार संगीतमय प्रस्तुतिकरण भारतीय कला और संस्कृति की शो विंडो बन गया। महबूब खान की मदर इंडिया एक बेहतरीन क्लासिक रंगीन फिल्म थी और ये फिल्म इसलिए भी महत्वपूर्ण थी कि इस फिल्म में साहूकार द्वारा किसानों के शोषण को दिखाया गया था कि किस प्रकार से साहूकारों के चंगुल में किसान फंसे हुए थे और कैसे उनका शोषण किया जाता था। केवल आर्थिक शोषण तो किया ही जाता था, साथ ही साथ उनका शारीरिक शोषण करने का प्रयास भी किया जाता था। और फिर किसान जो है वो किस प्रकार से विद्रोही बनता है, विद्रोही बन के किस तरह से साहूकार की हत्या तक करता है। तो ये सब बातें मदर इंडिया फिल्म में दिखाई गई हैं। यह काल हिंदी सिनेमा के परिदृश्य में स्टार संस्कृति लेकर आया। बहुत सारे स्टार्स, जिसे सुपर स्टार आगे चल के कहा जाने लगा, वो सब भी अब इसी समय से प्रारंभ हुए। अब जैसे राजेंद्र कुमार थे, उनको जुबली स्टार कहा जाता था। इसी तरह से जितेंद्र जो थे वो भी स्टार थे, जिन्होंने उसी समय से शुरुआत की थी और लगातार जो है वो गायब नहीं हुए कभी भी सेल्यूलाइट से। तो इस समय जो स्वतंत्र निर्माता उभरे वे बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरे और उन्हें अपनी फिल्मों के लिए जोर शोर से दर्शक वर्ग को उन्होंने लुभाना प्रारंभ किया। सितारों ने पुरुषत्व और स्त्रीत्व के आदर्श रूपों का प्रतिनिधित्व किया, जिनकी छवियां राष्ट्रीय प्रतिष्ठित चरित्र बनने के लिए फिल्म तस्वीरों, गपशप वाली पत्रिकाओं, जिसे गॉसिप मैगजीन्स कहते हैं, विज्ञापन और फिल्म प्रचार में प्रसारित हुई। स्टार सिस्टम के संचालन को फिल्म की विशिष्ट आवश्यकताओं में उनके नायकों और नायिकाओं के लिए प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक रूप से प्रशंसनीय पात्रों के बजाय आदर्श के रूप में प्रदर्शित करने के लिए भी मजबूत किया गया। 1950 के दशक के महान सितारे दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद थे, जिन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग की त्रिमूर्ति बनाई और अधिकांश दशक तक राज्य किया। तो इनकी बहुत सारी फिल्में, जैसे दिलीप कुमार की देवदास थी, दिलीप कुमार की जिनको ट्रेजेडी किंग कहा जाता था, और राज कपूर की आवारा, श्री 420 वगैरह को बहुत प्रसिद्धि मिली। केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी उनको बहुत प्रसिद्धि मिली। आग उनकी फिल्म थी, जागते रहो। इसी तरह देवानंद की बहुत सारी फिल्में जो हैं वो उन्होंने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो इस त्रिमूर्ति ने बहुत समय तक राज किया फिल्म इंडस्ट्री पर। इसी तरह से नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला इत्यादि ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की स्त्री जगत पर राज किया। मित्रों, भारतीय सिनेमा ने एक निश्चित प्रकार के यथार्थवाद का उपयोग किया, जो मुख्य रूप से
साहित्यिक कई मध्यवर्गीय संवेदनाओं से लिया गया है जो पश्चिमी संस्कृति से काफी प्रभावित है। भारतीय फिल्म उद्योग मेलोड्रामेटिक मोड में काम करता है और यह रूप अक्सर उन समाजों में पाया जाता है जहां पूर्व आधुनिकता आधुनिकता का मार्ग प्रशस्त कर रही है, जबकि कुछ भारतीय फिल्में, विशेष रूप से हिंदी फिल्में, अधिक यथार्थवादी शैली में बनाई जाती हैं, जैसे कि सामाजिक सरोकार वाले उपन्यास और इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन आंदोलन से निकटता से प्रभावित फिल्में। उदाहरण के लिए विमल राय और राज कपूर की फिल्में जो इतालवी नव यथार्थवाद पर आधारित थी। मेलोड्रामा का प्रभावी ढंग से सांस्कृतिक शैलियों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया गया था, जो भावनाओं को उत्तेजित करते हैं, भावना की दुखद संरचना का चित्रण करते हैं। इसे भावुक कूड़े, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सेंटिमेंटल ट्रैश के रूप में देखा गया, जो इसकी असफल सांसारिक त्रासदी, इसके तनावग्रस्त प्रभाव, इसके कथानक और पात्रों की अतिशयोक्ति और अन्य विचारों पर भावनाओं के प्रभुत्व के लिए उपहास करने को उकसाता है। 1952 की शुरुआत में बॉम्बे में आयोजित भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भारतीय सिनेमा पर बहुत प्रभाव पड़ा। 1955 में सत्यजीत रे और उनकी क्लासिक फिल्म पाथेर पांचाली के आगमन के साथ एक बड़ा मोड़ आया, जिससे भारतीय फिल्म को विश्व फिल्म परिदृश्य तक ले जाने का रास्ता खोल दिया इस फिल्म ने। तो मतलब एक यथार्थवादी फिल्म थी और इसमें नग्न यथार्थ प्रदर्शित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ मानव दस्तावेज के लिए कांस पुरस्कार के साथ इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली, जिसके बाद विदेशी और राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक अभूतपूर्व श्रृंखला है। हिंदी सिनेमा में भी नव यथार्थवाद का प्रभाव विमल राय की 2 बीघा जमीन, देवदास, मधुमती जैसी कुछ प्रतिष्ठित फिल्मों में स्पष्ट था। 2 बीघा जमीन जो है वो बलराज साहनी की ने उनमें बलराज साहनी ने उसमें एक्टिंग की थी, तो एक क्लासिक थी, वो बहुत ही गजब की फिल्म थी। इसी तरह से देवदास शरद चंद्र चटर्जी के उपन्यास पे बनी हुई थी। मधुमती जो है बहुत अच्छी फिल्म थी, इसकी संगीत जो है सलील चौधरी ने बहुत अच्छा संगीत दिया था इसमें। तो ये सब उस काल की बहुत ही प्रतिष्ठित फिल्में थी और आज भी बड़े चाव से लोग इनको देखते हैं। राज कपूर की बूट पॉलिश, श्री 420 और जागते रहो, वी शांताराम की 2 आंखें 12 हाथ अपराधियों के पुनर्वास की आवश्यकता पर आधारित थी। तो यह एक ऐसी समस्या थी जिससे निपटना नव स्वतंत्र देश के लिए एक चुनौती थी। तो ये अच्छा था कि कम से कम अपराधियों के लिए भी लोगों के मन में सहानुभूति उत्पन्न हुई, क्योंकि कोई जन्म से अपराधी नहीं होता और इस बात का प्रयास किया गया कि किस तरह से जो है अपराधियों को सुधार करके उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो उन्हीं पे आधारित ये फिल्में थी। कुछ और भी अलग तरह की फिल्में हमें दिखाई देती हैं, जो कि जैसे गुरुदत्त की फिल्म प्यासा, कागज के फूल, बी.आर. चोपड़ा की कानून, के अब्बास द्वारा पहली इंडो सोवियत सह उत्पादन परदेसी भी 50 के दशक में बनी थी। प्यासा और कागज के फूल भी जो है क्लासिक हैं और बहुत ही बढ़िया फिल्में हैं गुरुदत्त की। और चूंकि इन लोगों ने, गुरुदत्त वगैरह ने जो है प्रारंभ में बहुत संघर्ष, गुरुदत्त, देवानंद इत्यादि ने बहुत संघर्ष किया था फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने के लिए, और उनके संघर्ष की जो झलक है वो उनकी फिल्मों में दिखाई देती है। बी.आर. चोपड़ा एक बहुत बड़ा नाम भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में रहा है और बी.आर. चोपड़ा की हमने बाद में महाभारत भी देखी, जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया सीरियल था। तो बी.आर. चोपड़ा भारतीय सेल्यूलॉइड परिदृश्य के सबसे प्रसिद्ध फिल्मकारों में से एक, भारतीय फिल्म उद्योग के स्वर्ण युग के वास्तुकार रहे हैं, जिसने वक्त, नया दौर आदि जैसी अमर क्लासिक फिल्में बनाई। वक्त में सुनील दत्त और राजकुमार जैसे कलाकारों ने, शशि कपूर ने काम किया था। और आज भी जो है वक्त फिल्म के डायलॉग्स जो है वो बोले जाते हैं। चिनारे सेठ, जिसका घर शीशे का होता है और दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते, या वक्त फिल्म के गीत बहुत प्रसिद्ध हुए, खास करके ऐ मेरी जोहरा जमी, आज भी लोग गाते हैं। तो नया दौर फिल्म जो थी वो नई टेक्नोलॉजी
और जो परंपरागत जीवन शैली थी, उन दोनों में जो टकराव हो रहा था उसके ऊपर जो बनाई गई थी। इसमें दिलीप कुमार और बैजंती माला, अजीत आदि ने, जीवन ने अभिनय किया था। अब इसमें जो टेक्नोलॉजी और परंपरागत जो हमारे संसाधन थे उनके बीच में जो संघर्ष चल रहा था, उस पर यह फिल्म बनाई गई थी। और इस फिल्म के गाने तो आज भी गाए जाते हैं। कोई भी शादी ब्याह होता है तो उसमें बिना नया दौर फिल्म के गाने की वो पूरी नहीं होती। तो एक विशिष्ट और महान उद्यमशीलता की भावना के साथ उन्होंने सबसे शानदार फिल्मों में लीक से हटकर कहानियां चुनी। इस काल के जो डायरेक्टर थे बी आर चोपड़ा, वो भारतीय सिनेमा के एक दिग्गज थे जिन्होंने महान दृष्टि और उद्देश्य और निश्चित रूप से शैली के साथ सामाजिक रूप से प्रासंगिक फिल्में बनाई। तो उनकी सारी फिल्में जो थी वो सुपरहिट हुई, बहुत अच्छी। तो दिग्गज डायरेक्टरों में उनका नाम लिया जाता था। सामाजिक विषयों और पारिवारिक मूल्यों के प्रति उनकी लंबी प्रतिबद्धता अद्भुत थी और उनकी क्लासिक फिल्मों में कानून, अनपढ़, धूल का फूल, गुमराह, नया दौर आदि थी। तो धूल का फूल जो है वो बहुत प्रसिद्ध हुई, इसका एक गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इसमें राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा ने अभिनय किया था। इसी तरह से गुमराह जो है वो रहस्य रोमांच पर आधारित फिल्म थी और पूरे फिल्म में दर्शकों को बांधे रखने में सफल होती है। नया दौर के बारे में हमने चर्चा की। अनपढ़ जो है वो भी एक एजुकेशन से रिलेटेड समस्या के ऊपर धर्मेंद्र माला सिन्हा की फिल्म थी। तो ये फिल्में जो हैं वो अपने दौर की बहुत ही सफल फिल्में थीं और आज भी लोग इनको पसंद करते हैं। तो इन फिल्मों ने भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग का निर्माण किया और दुनिया भर के फिल्म प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 60 के दशक के अंत में 50 के दशक में और भी अधिक प्रयोग और नवाचार या न्यू इनोवेशंस जो है देखे गए। विशेष रूप से ब्लैक एंड वाइट से कलर फिल्मों का दौर आया और उस परिवर्तन और पलायनवादी मनोरंजन के लिए परिणामी प्रदर्शन और सितारों पर अधिक निर्भरता, ये जो है इस युग की विशेषता थी। 60 का दशक औसत दर्जे की फिल्मों का दशक था जो ज्यादातर वितरकों को खुश करने और कुछ हद तक बॉक्स ऑफिस की मांगों को पूरा करने के लिए बनाई जाती थी। यानी धीरे धीरे देखा जाए तो ये जो फिल्म बनाने वाले लोग थे वो एकदम प्रोफेशनल होते जा रहे थे। 60 के दशक में के आसिफ की मुगले आजम ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाया और बहुत ही सफल फिल्म थी। बनी तो थी ये ब्लैक एंड वाइट में, अभी आजकल जो है इसका कलर प्रिंट बना दिया गया है। तो इस फिल्म में विजय आनंद की गाइड जैसी, इस काल में विजय आनंद की गाइड जैसी कुछ बेहतरीन फिल्में प्रदर्शित हुई। गाइड में वहीदा रहमान और देवानंद ने एक्टिंग की थी जो कि बहुत ही सफल फिल्म थी। कहानी की दृष्टि से, पटकथा की दृष्टि से, फिलॉसफी की दृष्टि से और संगीत की दृष्टि से भी। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान से हुए युद्धों के कारण राष्ट्रवाद ने एक बार फिर से देशभक्ति सिनेमा के साथ फिल्म जगत पर राज करना शुरू किया। उदाहरण के लिए चेतन आनंद की हकीकत भारत चीन युद्ध पर आधारित थी और फिल्म के गाने जो है वो दो देशभक्ति गीत थे, वो निश्चय ही लोगों के आंखों में आंसू लाने में सफल हो रहे थे। हम हिंदुस्तानी और लीडर जैसी अन्य फिल्मों ने, लीडर दिलीप कुमार बैजंती माला की बहुत ही सफल फिल्मों में से एक थी। तो इन फिल्मों ने स्वतंत्र भारत में बदले हुए माहौल और एकता के महत्व की भविष्यवाणी की। उल्लेखनीय प्रस्तुतियों के साथ और भी कई फिल्में आई जिनमें बेहतर गुणवत्ता के रोमांटिक गीत और मेलोड्रामा शामिल थे। राज कपूर की जिस देश में गंगा बहती है और संगम जैसी फिल्में बहुत प्रसिद्ध हुई। जिस देश में गंगा बहती है फिल्म जो थी वो, इसका जो गीत है, होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, टाइटल सॉन्ग बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसमें जो तत्कालीन समस्या थी, जो डाकुओं के ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी कि किस तरह से डाकुओं का हृदय परिवर्तन करके उनको आत्मसमर्पण के लिए
प्रेरित किया जाता है। इसी तरह से संगम जो है ट्रायंगुलर लव के ऊपर बनी हुई फिल्म थी। इसमें दिलीप कुमार, ये इसमें राज कपूर और राजेंद्र कुमार बैजंती माला का ट्रायंगुलर लव दिखाया गया है। दिलीप कुमार की गंगा यमुना बहुत ही जबरदस्त फिल्म थी। इस फिल्म में भी जो है गांव के जमींदार द्वारा जो किस तरह से ग्रामीण भोले भाले किसानों का शोषण किया जाता है, उस पर आधारित फिल्म थी। फिर किस तरह से इसका नायक विद्रोह करके डाकू बन जाता है और बाद में फिर वो उस जमींदार की हत्या कर देता है। गुरुदत्त की साहब बीवी और गुलाम, बिमल राय की बंदिनी। तो साहब बीवी और गुलाम जो है वो भी जो जमींदारों के अय्याशी वगैरह थी उनके ऊपर बनाई गई फिल्म थी, जो खास करके बंगाल के जमींदारों की पृष्ठभूमि में बनी हुई फिल्म थी। बिमल मित्र की कहानी पे ये फिल्म बनाई गई थी। इसी तरह से बिमल राय की बंदिनी और सुजाता बहुत अच्छी फिल्में थी। सुजाता जो है अछूत समस्या के ऊपर बनाई गई थी और बंदिनी में की पृष्ठभूमि जो थी वो इसका नायक अशोक कुमार जो है वो एक क्रांतिकारी रहता है और इसमें नूतन ने भी और धर्मेंद्र ने संभवतः एक्टिंग की थी। इस युग की कुछ प्रमुख फिल्में थी ये सब, जिनमें छुआछूत, पिछड़ापन, देशभक्ति आदि जैसे सामाजिक मुद्दों और चिंताओं को छुआ गया था। तो मित्रों, ये वह दशक था जब भारतीय फिल्म उद्योग पर पश्चिम का प्रभाव पड़ा। बड़े बजट की फिल्में बनी, वितरण अधिकार निर्माता की स्थिति के अनुसार बेचे जाते थे, मुनाफा कमाना निर्देशक का प्रमुख विशेषाधिकार बन गया। जबकि 40 और 50 के दशक का युग सामाजिक मुद्दों और सुधारों से जुड़ा था। 60 के दशक ने अंतर संस्कृति संबंध लाने में मदद की, जो फिल्म निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। भारत और विदेशों में शूटिंग होने लगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिला और अन्य देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने में मदद मिली है। जैसे बहुत सारी फिल्में थी, जैसे लव इन टोक्यो, इसकी शूटिंग जो है वो जापान में हुई थी। ऐसे ही जो है राज कपूर की एक फिल्म आई थी जिसमें जो है पूरी दुनिया में कई देशों में उसकी शूटिंग की गई थी। तो तरह तरह की जो है इस तरह की फिल्में आने लगी, जिसमें विदेशों में भी जो है फिल्मों की शूटिंग होने लगी, तो पर्यटन को बढ़ावा मिला। तो यह वैश्विक दृश्य संस्कृति प्रवासी दर्शकों को आकर्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने में सफल रही। जैसे राज कपूर की फिल्में रूस में बहुत पॉपुलर हुई, तो इस प्रकार हिंदी फिल्म की दृश्य संस्कृति जो पहले दिखाई दे रही थी और अब और भी अधिक दिखाई दे रही है, और इसकी अनूठी प्रकृति, वैश्विक प्रभावों को शामिल करने की इसकी क्षमता और अपनी विशिष्ट भारतीय शैली को बनाए रखने की क्षमता है, जो स्थानीय और वैश्विक दोनों दर्शकों को पसंद आती है। मित्रों, अपनी शुरुआत से ही हिंदी फिल्म और उससे जुड़ी दृश्य संस्कृति एक मिश्रित उत्पाद रही है, जो विभिन्न प्रकार के प्रभावों को अपनाती है, शामिल करती है और प्रतिक्रिया देती है। हिंदी फिल्म की दृश्य संस्कृति समकालीन समाज में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक संरचनाओं में परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करती है और उन्हें प्रतिबिंबित करती है। स्वर्णिम काल एक ऐसा युग था जब सिनेमा से जुड़ी हर चीज अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर थी, चाहे वह गीत हो, चाहे नृत्य हो, कल्पना हो, पटकथा हो, सेट हो, संवाद हो और गीत संगीत हो, पार्श्व गायक हो, यहाँ तक कि न्यूनतम संसाधनों और बजट के साथ भी जो है ये सब अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर थे। तब बौद्धिकता ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लोगों को एक साथ काम करने में मजा आया, सब कुछ सुनियोजित तरीके से हुआ, कड़ी मेहनत ही एकमात्र कुंजी थी और सबसे ऊपर भारतीय सिनेमा में उस काल में भारतीय संस्कृति बहुत ही प्रभावी ढंग से दिखाई जाती थी, बहुत सीमा तक जीवित थी भारतीय संस्कृति। आजकल की फिल्मों में तो पश्चिम का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो गया है, चाहे वो गीत हो, संगीत हो, पहनावा हो, कहानी हो, पटकथा हो। मतलब आजकल की फिल्में देखने से लगता ही नहीं कि हम भारतीय फिल्में देख रहे हैं। हालांकि उस समय भी पश्चिमी तकनीकों और नवाचारों को लागू किया जा रहा था। अब जैसे आप देखिए, वो एक फिल्म आई थी संभवतः अलबेला, तो उसमें एक गाना था, गोरे गोरे बाके छोरे कभी मेरी गली आया करो। तो उसमें जो है वो वेस्टर्न स्टाइल पे
उस फिल्म में ये गीत रखा गया था। उसमें जो नृत्य था जो है, जो ट्विस्ट वगैरह किया जा रहा था, वो भी लोगों के लिए फ्रेश था, ताज़ा था, लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो फिल्मों के संवादों और पटकथा पर साहित्य हावी रहा। अभिनेता भारतीय संस्कृति से अच्छी तरह वाकिफ थे, वो काफ़ी पढ़ते थे। उस समय के जो अभिनेता थे, अब जैसे आप कुछ अभिनेता तो बड़े विद्वान थे, जैसे आप राज कपूर को ले लीजिए, बलराज साहनी को आप ले लीजिए, जो कि बीबीसी छोड़ करके आए थे और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लेख लिखे। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जो कि बहुत पॉपुलर हुई। बहुत सारे लोग, भारत भूषण थे, ऐसे ही पुराने जो भी कलाकार थे वो सब बड़े पढ़े लिखे होते थे, और देवानंद थे। तो ये लोग बौद्धिक व्यक्तियों के रूप में भी इनकी पहचान थी। तो अब इसीलिए जो है हम यहाँ लिख रहे हैं ये आपके सामने कि अभिनेता भारतीय संस्कृति से अच्छी तरह वाकिफ थे और वो प्रतिभाशाली कलाकार थे। जैसे सोहराब मोदी थे, सोहराब मोदी जो है उन्होंने देशभक्ति से संबंधित फिल्में बनाई हैं, और उनके फिल्मों के जो गाने वाने थे, जैसे जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, आज भी बहुत पॉपुलर है। और विशेष अवसरों पे, खास तौर पे जब हमारे यहाँ 26 जनवरी 15 अगस्त वगैरह मनाया जाता है, तो वही पुराने गाने जो है वो आज भी बजते हैं। अब 60s में जैसे उपकार फिल्म मनोज कुमार की आई थी, मनोज कुमार बहुत अच्छे एक्टर्स में गिने जाते थे। उन्होंने पूरब पश्चिम और उपकार जैसी फिल्में बनाई। बाद में उन्होंने और भी आगे के कालों में उन्होंने देशभक्ति से संबंधित कई फिल्में बनाई। तो इन प्रतिभाशाली कलाकारों में वास्तविकता कहीं अधिक मौजूद थी। इससे भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग के विकास में मदद मिली। तो मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, अपने कमेंट्स भी दीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। बीच बीच में इतिहास और हिंदी साहित्य के अलावा इस तरह के थोड़ा अलग विषय पे वीडियो लेके मैं आता रहता हूँ, मिसलेनियस टॉपिक्स पे, और आगे भी ऐसे प्रयास करता रहूँगा कि कुछ अन्य विषयों को लिया जाए, उनके ऊपर भी चर्चा की जाए। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका। शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ।